नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लेना। क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया होता है जिससे अभ्यर्थी को पता चल जाता है कि उसकी तैयारी उस एग्ज़ाम के लिए कैसी चल रही है जिससे वो तैयारी कर रहा है, जिसमें वो सिलेक्ट होने की पूरी जी जान से कोशिश में लगा है। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 37 प्रश्न को करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। प्यारे साथियों, अगर ये प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ साथियों वीडियो को एक लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये मुझे पता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा और इस बार सिलेक्शन लेने की कोशिश में लगा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न पहला है आपके सामने कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सीट्स कितनी कंपनियों का एक सूचकांक है। तो ये कितनी कंपनियों का सूचकांक है? तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये सीट्स 30 कंपनियों का एक सूचकांक है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न दूसरा है आपके सामने, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो दो का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने प्यारे साथियों, बांग्लादेश में किस नदी को जमुना कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जमुना। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो कौन कर सकता है अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान? तो ये है राज्यपाल को 161 के तहत क्षमादान करने की शक्ति। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि दो हड्डियों के जॉइंट के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो दो हड्डियों के जॉइंट के बीच पाए जाने वाला जो स्नेहक पदार्थ होता है उसे हम साइनोविलिया द्रव्य कहते हैं। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की थी ये आप बताइएगा। तो फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो कौन से आंदोलन में दिया था महात्मा गांधी ने यह नारा? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा। तो 7 का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 8 है आपके सामने कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं हरिप्रसाद चौरसिया? तो इनका संबंध है बांसुरी से। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 9 है आपके सामने, किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र किस शहर में स्थित है?
तो कौन से शहर में स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र ये स्थित है हैदराबाद में। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने कि BARC का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइएगा इसका फुल फॉर्म। तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? तो क्या था आयुष विभाग का पूर्व नाम? तो इसका जो पूर्व नाम था आयुष विभाग का वो था डिपार्टमेंटल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? तो जो स्वदेशी आंदोलन है ये 1905 में शुरू हुआ था। कब? 1905 में। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? तो भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो कुल लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि DPI का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइएगा DPI का पूर्ण रूप। तो ये है डॉट्स पर इंच। क्या? डॉट्स पर इंच ये DPI का पूर्ण रूप है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल विधि की संकल्पना किस विदेश संविधान से ली गई? यानी कौन से देश के संविधान से ली गई है विधि की संकल्पना? तो ये ली गई है UK के संविधान से। कहाँ के? UK के संविधान से। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो बैंकिंग में सुधार हेतु किया गया था नरसिम्हन समिति का गठन। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो कब शामिल किए गए थे? तो ये तीनों शब्द शामिल किए गए थे 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि 2018 में किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो कौन से द्वीप का नाम बदल करके रखा गया है? तो ये रखा गया है रॉस द्वीप का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र है ये स्थित है ऊटी, और ऊटी पड़ता है राजस्थान में। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, राजस्थान में नहीं पड़ता है ऊटी, माफ़ी चाहता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऊटी कहाँ पर पड़ता है। प्रश्न 23 है आपके सामने कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो कितना होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, ये आपको बताना है। तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो किसने कराया था सांख्यिकी सर्वेक्षण?
तो ये कराया था लॉर्ड मेयो ने। किसने? लॉर्ड मेयो ने। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? तो आयतन के आधार पर विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। कौन है? अमेजन नदी। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक कौन है? तो कौन है? तो जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वो चीनी व्यक्ति पहले थे, वो थे लियू सियाबो। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान की कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? तो कौन से भगवान का होता है? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में ये होता है भगवान कृष्ण की कथा प्रसंगों का चित्रण। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है आपके सामने 1873 में किस वायसराय के शासन में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो कौन से वायसराय के शासनकाल में हुआ था बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू? तो ये लागू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जो अभी भारत में नई शिक्षा नीति आई है जो 2020 में लागू है और समिति का नाम था मसौदा समिति। तो इसके अध्यक्ष का नाम बताना है। तो ये है के कस्तूरीरंगन इसके अध्यक्ष थे। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। E300 का सामान्य नाम क्या है? बताइएगा E300 का सामान्य नाम। तो इसका जो सामान्य नाम है वो है विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे? तो संवाद कौमुदी जो पत्र है इसके संपादक थे राजा राममोहन राय। कौन? राजा राममोहन राय। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 32 है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो कौन से सम्मान को लौटा दिया था गांधी जी ने? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 33 है आपके सामने कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को 1953 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कौन से क्षेत्र में मिला था ये आपको बताना है। तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1953 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 34 है आपके सामने कि भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो क्या है? तो भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम है SLV-3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो बताइएगा डेनमार्क की संसद का नाम। तो ये है फॉलेटिंग। क्या? फॉलेटिंग है डेनमार्क की संसद का नाम। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था चौरी चौरा कांड? तो 1922 में। कब? 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित है? तो कौन से वंश के हैं नरसिंह वर्मन? तो इनका संबंध है पल्लव वंश से। किससे? पल्लव वंश से है नरसिंह वर्मन का संबंध। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।